दो प्रोफेशनल्स एक कमर्शियल एंड फैशन फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं। आपस में बस ये डिसाइड करते हैं कि 50-50 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे। उसके अलावा कोई ओरल अग्रीमेंट नहीं है, कोई रिटन अग्रीमेंट नहीं है, नथिंग। बाद में इनमें लड़ाई हो जाती है, इनका बिजनेस फॉल आउट हो जाता है, ये केस जाता है कोर्ट में। अब कोर्ट को डिसाइड करना है कि क्या पार्टनरशिप थी, कोर्ट को डिसाइड करना है किसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, जो पार्टी जो प्रॉपर्टी लेकर आया है उसमें से किसका वापस उसको मिलेगा। क्लासिफिकेशन करनी पड़ रही है, एक्चुअली डिवीजन करना पड़ रहा है, क्योंकि इतना ये यहाँ पे इतना मेस हो जाता है कि कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है कि किसको क्या मिलेगा। तो ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा माइल्स वर्सेस क्लार्क केस। तो आइए लेट्स स्टार्ट। इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि यहाँ पे प्लेंटिफ माइल्स और क्लार्क डिफेंडेंट। ओके, क्लार्क यहाँ पे एक अपना बिजनेस स्टार्ट करता है फैशन फोटोग्राफी का, कमर्शियल एंड फैशन फोटोग्राफी का। उसके लिए वो स्क्वैश रैकेट कोर्ट्स को लीज पे ले लेता है और अपना स्टूडियो बनाने के लिए एक को वो कवर्ड कर लेता है, एक को ओपन रखता है। ठीक है, इसके बाद ये होता है कि अब वो एक टीम रख लेता है अपने अंडर, बट वो फिर बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनता, इट स्टार्ट्स गोइंग इनटू लॉसेस। अब यहाँ पे क्लार्क फिर अप्रोच करता है कुछ और प्रोफेशनल्स को, जिसमें से एक इसको मिल जाता है माइल्स। माइल्स यहाँ पे है एक फ्रीलांस फोटोग्राफर जिसका एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है, स्किल्स ही हैज़ एवरीथिंग। तो ये इसको अप्रोच करता है टू जॉइन हिम इन द बिजनेस। वो ये बताता है कि हम अपना जॉइंट वेंचर ऐसे स्टार्ट करेंगे, इस बिज़नेस का होगा, एंड हम इसमें अग्री दो बातों पे करते हैं कि 50-50 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे, और सेकंड कि माइल्स एवरी मंथ 125 पाउंड अपने प्रॉफिट शेयर में से ड्रॉ कर सकता है। बस इतना ही डिसाइड हुआ था इनके बीच में। अच्छा, अब प्रॉब्लम कहाँ से आनी शुरू हो जाती है? प्रॉब्लम अब बिज़नेस चलता रहा, ठीक है, उसके बाद दे हैव अ फॉल आउट और बिज़नेस काफ़ी प्रॉफिटेबल स्टेज पे था जब इनका फॉल आउट होता है, और वह बाद में रिसीवर को दे दिया जाता है मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे ये था कि चलिए पहले समझ लेते हैं कि क्लार्क अपनी प्रॉपर्टी क्या लेकर आया था और माइल्स क्या लेकर आया था। क्लार्क के पास वो टेनिस कोर्ट्स का जो लीज था, वो प्रमाइसेस था उसके पास सारा फर्नीचर था, स्टूडियो का फिटिंग था, इक्विपमेंट थे, कैमरा वगैरह सब था उसके पास। उसकी अपनी गुडविल थी, और जो अपने प्रिंट्स और नेगेटिव्स वो लेकर आया पार्टनरशिप में जो स्टार्ट हुई अप्रैल 1, 1950 को, वो सब था उसका। माइल्स के पास उसकी अपनी गुडविल थी, माइल्स से अपनी गुडविल लेकर आया, अपने क्लाइंट बेस को लेकर आया, और जो वो अपने प्रिंट्स और नेगेटिव्स लेकर आया था बस उतना। तो माइल्स के पास ये 2 चीज़ें थी, क्लार्क के पास वो 5 चीज़ें थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे और एक और चीज़, इस केस में आप देखना कि कोई भी प्रेसिडेंट पे केस रिलाई नहीं करता है, सब कुछ केस चल रहा है इनकी सबमिशंस पे पार्टीज़ की, और जो इनके सॉलिसिटर्स ने आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस करा है उसके बेस पे। अब माइल्स ये कह रहा है, जब ये केस बाद में गया कोर्ट में डिसाइड होने के लिए कि पार्टनरशिप है कि नहीं और उसके बाद प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, माइल्स ये कह रहा है कि मैं तो इस अंडरस्टैंडिंग पे आया था कि मेरी गुडविल, क्लार्क की गुडविल, और जो ये लीज़ है, जो टेनिस रैकेट का कोर्ट है, और हमारी जो कंबाइंड गुडविल है, वो जो 2000 पाउंड वर्थ की हो जाएगी, मैं इस बेसिस पे आया था कि ये प्रॉपर्टी होने वाली है बिज़नेस की स्टार्ट होने के बाद से। और ये चीज़ मैंने कंफर्म भी करी है अपने सॉलिसिटर से लेटर भिजवा के टू क्लार्क। तो वो शुरुआत से ये कह रहा था। तो जब अगर अब प्रॉपर्टी का आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, जब कोर्ट ने प्रॉपर्टी का वो करना है कि किसको क्या मिलना है, तो माइल्स ये चाह रहा है कि मेरा इसमें भी हिस्सा हो। माइल्स से कह रहा है कि मेरे लिए इनइक्विटेबल हो जाएगा अगर मुझे यहाँ पे राइट टू हैव अ शेयर इन द एसेट्स, इन दीज एसेट्स मुझे नहीं मिलता है अगर तो। अब क्लार्क ऑन द अदर साइड, क्लार्क के कंटेंशंस ये हैं कि बिल्कुल बेसिक पे चलना चाहिए कि जो एट द ऑनसेट, एट द वेरी बिगनिंग जो पार्टनर जो प्रॉपर्टी लेकर आया, एट द एंड वो उसकी प्रॉपर्टी ही रहेगी। तो हमें बिल्कुल ऐसे बेसिक रूल पे चलना चाहिए। इससे कुछ भी ज़्यादा अज्यूम कर लेना कि कोई और अग्रीमेंट भी हुआ होगा, ये इट वुड नॉट बी राइट। तो क्लार्क तो कुछ नहीं देना चाह रहा, क्लार्क तो सब कुछ ही अपना लेके जाना चाहता है, सब कुछ, और बस माइल्स के पास रह जाएगा उसका गुडविल। अच्छा, क्लार्क का जो कंटेंशन भी था, क्योंकि वो कुछ भी चीज़ माइल्स के साथ शेयर नहीं करना चाहता, वो तो हर एक चीज़ पे अपना हक जमा रहा है, वो तो हर एक चीज़ को दिखा रहा है कि मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है जो मैं खुद बिजनेस में लेके आया, ना मेरा इंटेंशन था कि मुझे इसको पूल करना है, मुझे इसको प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस बनाना है, मेरा वो इंटेंशन भी नहीं था, तो मैंने वो बनाया भी नहीं है, और मैंने कुछ लीज भी नहीं करा, मैंने लाइसेंस भी नहीं करा कि चलो फर्म इसको यूज़ कर ले और मुझे बदले में कोई फ़ीस दे दे, ये सब भी कुछ नहीं हुआ था। तो वो तो हर एक चीज़ पे अपना क्लेम कर रहा है, हर एक चीज़ को। अच्छा, अब यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला, अब चूंकि ना आप ये देखो कि अग्रीमेंट कुछ भी नहीं था, कोर्ट को यहाँ पे चीज़ें अप्लाई करनी पड़ रही थी, क्योंकि अदरवाइज़ पार्टीज़ के सबमिशंस ही थे जो भी थे,
जो भी उनके आर्गूमेंट्स थे बस उतना ही था। तो कोर्ट को एक्चुअली इतनी बेसिक चीज़ सोचनी पड़ी, इम्प्लाई करनी पड़ी, उसको इतनी बेसिक यूनिट ऑफ अग्रीमेंट पे आना पड़ा और ये बोलना पड़ा कि जितना मिनिमम अग्रीमेंट दो पार्टी के बीच में ज़रूरी होना चाहिए एक बिज़नेस को फंक्शनल बनाने के लिए, बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए भी, उतने पे ही हमें वी शुड स्टिक टू इट। उससे ज़्यादा कुछ भी अग्रीमेंट हमें अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए कि पार्टीज़ के बीच में हुआ होगा। और इसको कहते हैं बिज़नेस एफिकेसी टेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम अपना ये ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, फूड ऑर्डर करते हैं स्विगी ज़ोमैटो से, और अगर ऐप में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, अगर आप देखो कि डिलीवरी बॉय आपको डोर बेल करेगा या आपका डोर नॉक करेगा डिलीवरी होने के बाद, तो क्या आप ये अज्यूम नहीं कर लेते कि ये तो बेसिक ही है। अगर नहीं भी लिखा है ऐप में और मेरे पास मेरा डिलीवरी आ गया, मेरा फूड ऑर्डर आ गया मेरे पास, और मुझे पता ही ना चले कि वो मेरे पास आ चुका है, क्योंकि डिलीवरी बॉय ने बेल ही नहीं बजाया या मुझे कांटेक्ट ही नहीं करा या कोई फ़ोन नंबर भी नहीं है कि मैं उससे पूछ सकूं कि वो कहाँ पर है, तो ये द वेरी कॉन्ट्रैक्ट, जो द वेरी अग्रीमेंट जो कंपनी का कस्टमर के साथ है कि उसका डिलीवरी हो जाएगी फूड ऑर्डर, वही वॉलेट नहीं हो गया, क्योंकि वही तो पहुंचाना था, वही तो डिलीवरी करनी थी, एंड डिलीवरी का ही इंटीमेशन उसे नहीं मिल पा रहा है। तो किस बात का बिज़नेस अदरवाइज़, अगर आप ये भी नहीं कर रहे हो और ये भी आप ये कह रहे हो, मतलब अगर कंपनी को डिफेंस लेना हो वो तो ये कह देगी ना कि हमने तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा कि हमारे डिलीवरी बॉय को बेल बजानी है, तो कोर्ट ये कहेगा कि ये इम्प्लाइड है, आपने नहीं लिखा, आप ये डिफेंस नहीं ले सकते कि मैंने नहीं लिखा तो इस वजह से ये चीज़ नहीं है, ये इम्प्लाइड है। अदरवाइज़ ये बिज़नेस का मतलब ही नहीं है अगर ये चीज़ इम्प्लाइड भी हम हटा दें, नहीं सोचें इस चीज़ को तो। सो इस हिसाब से ही कोर्ट ने ये बोला कि माइल्स का जो ये कंटेंशन था कि मुझे उस 2000 पाउंड वर्थ पूरी प्रॉपर्टी में जो दोनों की गुडविल मिला के एंड कंपनी की गुडविल मिला के सब कुछ, मुझे उसमें भी एसेट्स में हिस्सा मिले और वो नहीं मिलेगा तो इनइक्विटेबल हो जाएगा। कोर्ट ने बोला कि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, दिस इज़ लाइक गोइंग टू फार। जो मिनिमम होना चाहिए था और जो प्रूफ भी हो चुका है कि हाँ आपके बीच में पार्टनरशिप थी और इस चीज़ के लिए थी, उतना ही रहेगा। आप ये भी कह दो कि ये वाली चीज़ हुई थी, या माइल्स ये भी कह रहा था कि कंपनी में कन्वर्ट होना था, ये कंपनी बनने वाली थी बेसिकली, तो ये भी चीज़ इन्विजाज थी बेसिकली, ये भी चीज़ बस एक बताई गई थी, ये हो नहीं पाई, दिस एक्चुअली डिड नॉट मटीरियलाइज लेटर ऑन। तो कोर्ट ने वही बोला कि जो चीज़ मटीरियलाइज ही नहीं हो पाई, बस ऑन पेपर ही आपको बताया गया, दिखाया गया ऐसा, तो कोर्ट इसको इम्प्लाई नहीं कर लेगा कि ये चीज़ हुई ही होगी। और ना ही ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिज़नेस एफिकेसी टेस्ट में ये आती है। वो बिज़नेस की रनिंग में इतना रिक्वायर्ड नहीं था कि माइल्स को अगर इसमें राइट टू शेयर नहीं मिला तो बिज़नेस ही नहीं चल पाएगा। बिज़नेस चलने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी उस पर दोनों पार्टीज़ का अग्रीमेंट था। इससे ज़्यादा ये सब चीज़ें हम अगर इम्प्लाई कर लें, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ तो है ही नहीं, कोई अग्रीमेंट तो है ही नहीं, नथिंग टू शो ऑन पेपर, कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हम ये चीज़ अज्यूम नहीं कर लेंगे। दिस विल बी लाइक गोइंग टू फार। क्लार्क के कंटेंशन पे कोर्ट ने ये बोला, क्लार्क तो एक्चुअली कुछ नहीं देना चाह रहा था माइल्स को। कोर्ट ने ये बोला कि जो भी स्टॉक इन ट्रेड है, जो भी कंज्यूमेबल्स हैं, फॉर एग्जांपल जो भी नेगेटिव्स यूज़ हुए हैं, जो भी फोटोग्राफ्स निकल के प्रिंट होकर आई हैं, जो भी आपने रॉ इनपुट लगाया है और जो भी आउटपुट निकाला है ड्यूरिंग दी ऑनगोइंग ऑफ द पार्टनरशिप, वो 2 साल के लिए, वो सारी चीज़ें वुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, और वो मानी जाएंगी, ट्रीट करी जाएंगी एज प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। वो आप अपना अलग अलग लेके नहीं जा सकते। तो वो पहली बात तो ये चीज़ प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस हो गई। उसके बाद एक और चीज़ कि जो फिटिंग हो गए, उसके जो ड्यूरेबल्स हो गए, जो बाकी एसेट्स जो हो गए, फिटिंग्स हो गए, कैमरा इक्विपमेंट्स हो गए, फर्नीचर फिटिंग्स, ये सब चीज़ें जो हो गई, और जो लीज़ है वो क्लार्क का ही है एज डिफेंडेंट फ्रॉम द स्टार्ट, तो वो क्लार्क ही लेके जाएगा, लास्ट में भी उसी को मिलेगा सब कुछ। एंड गुडविल जो दोनों पार्टीज अपना अलग से लेकर आए थे एट द स्टार्ट, उनकी जो पर्सनल गुडविल है वो उनकी ही रहेगी, वो हम पार्टनरशिप पूल में नहीं इंक्लूड कर सकते उसको, क्योंकि अपनी गुडविल लेकर आना या अपना जो आप सेट ऑफ स्किल्स लेकर आ रहे हो और पार्टनरशिप बना रहे हो, उसका रिवॉर्ड ही यही है कि आपको पार्टनरशिप प्रॉफिट्स में शेयर मिल रहा है। इसी के लिए तो आ रहे थे आप, यही तो बिज़नेस था कि अपना स्किल्स लेकर आओगे, अपना क्लाइंटेल लेकर आओगे, बिज़नेस बनाएंगे, बिज़नेस प्रॉफिट करेगा, एंड देन यू विल हैव अ शेयर इन द बिज़नेस, इन द प्रॉफिट्स, राइट। तो बिज़नेस, तो ये इंडिविजुअल गुडविल्स को भी बिज़नेस की गुडविल में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, बिज़नेस की प्रॉपर्टी में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो बिज़नेस की गुडविल ज़रूर जो है 2 साल तक के लिए जो चला है, वो बिज़नेस प्रॉपर्टी होगी। जो भी एसेट्स हैं सारे के सारे, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा प्रॉफिट्स में से।
क्योंकि क्लार्क ने एक तो वैसे भी पूलन तो करा ही नहीं प्रॉपर्टी को, ना ही उसने कोई लाइसेंस या लीज का ऑप्शन रखा कि चलो फर्म में यूज़ फॉर इट्स ओन पर्पस एंड वो मुझे बाद में पे कर देगी। तो जब ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई पेमेंट ही नहीं हो रही थी, माइल्स उसको आराम से यूज़ कर रहा था फ्री में, तो अब आप माइल्स से ये एक्सपेक्ट करो कि अब जब वो उन एसेट्स पे और उस लीज पे डेप्रिसिएशन होगा तो माइल्स अपने प्रॉफिट्स में से भी निकाल के दे उस डेप्रिसिएशन को, तो ये नहीं होगा। तो अल्टीमेटली क्या हेल्ड हुआ कि पार्टनरशिप तो बिल्कुल थी, क्योंकि देवर पार्टनर्स, देवर शेयरिंग द प्रॉफिट्स, तो पार्टनरशिप थी और ये एडमिट भी हो गया। सेकंड, किसकी क्या प्रॉपर्टी है, तो माइल्स जो अपना गुडविल लेकर आया था वो एंड में उसके पास अपना है, और जो अपना वो प्रिंट लेकर आया था, जो भी नेगेटिव्स लेकर आया था, जो भी वो स्टॉक एंड ट्रेड शुरुआत में अपने साथ लेकर आया था एट द आउटसेट ऑफ द पार्टनरशिप, वो उसका अपना है। क्लार्क के पास क्या हो गया, उसके पास वो पूरी प्रॉपर्माइसेस जो थे कोर्ट के, उसका लीज उसका हो गया, फिटिंग फर्नीचर इक्विपमेंट सब उसका हो गया, और वो भी जो प्रिंट एंड नेगेटिव्स लेकर आए थे एट द आउटसेट वो उसका है। लेकिन जो सामान, जो कंज्यूमेबल्स ड्यूरिंग द पेंडेंसी, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस चला है, वो बिजनेस का ही होगा। और जो बिजनेस का गुडविल है, जो 2 साल तक बिजनेस ने कमाया, वो बिजनेस की प्रॉपर्टी कहलाएगी, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कहलाएगी। और माइल्स को डेप्रिसिएशन नहीं देना है, उन एसेट्स की डेप्रिसिएशन पे एज अ चार्ज नहीं देना है अपने प्रॉफिट्स में से निकाल के, कोई वेयर एंड टीयर की तरफ उसको कंट्रीब्यूट नहीं करना है, क्योंकि वो सब क्लार्क का है, तो वो सब क्लार्क उसको देखेगा, माइल्स को ऐसा कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। सो नाउ लेट्स कम टू द 3 की टेकअवेज दैट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस केस। फर्स्ट, कि अगर पार्टीज के बीच में साइलेंस है अपने अग्रीमेंट को लेके या कुछ क्लॉजेस को लेके, तो वहाँ पे कोर्ट उस अग्रीमेंट को अज्यूम नहीं कर लेगा, इन्वेंट नहीं कर लेगा कि ये कोई डील हुई होगी। कोर्ट उतना ही इम्प्लाई करेगा, वो भी आपके अग्रीमेंट से, जितना मिनिमम नेसेसरी है बिजनेस एफिकेसी देने के लिए आपके बिजनेस को। जैसे कि यहाँ पे माइल्स ने कहा कि मेरा तो यहाँ पे इतना हिस्सा होना चाहिए था, ये सब मुझे गारंटी करी गई थी, मुझे बोला गया था ये सब प्रॉपर्टी भी होने वाली है, लिमिटेड कंपनी बनने वाली है, ये पार्टनरशिप नहीं रहने वाली है, तो ये सब बातें ही हुई थी। पर ये सब बातों पे ही बिजनेस टिका हुआ था क्या बिजनेस के लिए मिनिमम एफिकेसी टेस्ट अगर लगा के देखे तो क्या इतना ज़रूरी नहीं था बस कि आप लोग अपना स्टार्ट कर दो, अपने कंज्यूमेबल्स यूज़ कर लो, रॉ मटेरियल लगाओ, फोटोग्राफ्स बनाओ एंड बेचो, उतना ही तो ज़रूरी था ना। ये चीज़ें जो आप बोल रहे हो, ये फिर आप इन्वेंटिंग वाली बात हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास अग्रीमेंट तो है नहीं, कोर्ट को ये इन्वेंट करना पड़ेगा। तो वही जैसे आई टोल्ड यू बिफोर कि दिस विल लाइक गोइंग टू फार, ज़्यादा ही इसको अज्यूम करने वाली बात हो जाएगी। सेकेंड ये है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं दैट डज नॉट हैव टू बी इक्वल इन लॉ। जैसे फॉर एग्जांपल माइल्स को मिला क्या, एंड में माइल्स को क्या मिला, उसको बस अपना गुडविल लेके गया, वो अपना जो भी क्लाइंटेल था, जो भी उसका था वो लेके गया, और जो भी वो प्रिंट्स वगैरह जो उसके पास थे शुरुआत में, फोटोग्राफ्स थी, प्रिंट्स था, नेगेटिव्स थे, जो भी थे उसके पास एट द बिगिनिंग जो वो लेकर आया था, वो उसको बस उतना ही गया। क्लार्क के पास सब कुछ ही आ गया है ना, बस कंज्यूमेबल्स को छोड़ के सब कुछ ही उसको मिल गया। तो अनइक्वल चीज़ है, राइट। बट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ज़रूरी नहीं कि इक्वली होना है, तो दैट कैन बी अनइक्वल, ठीक है। और ये निकला ही था बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ एन एग्रीमेंट, तो फिर अब नाउ द पार्टीज विल हैव टू फेस वट एवर विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट। और लास्ट में कि जो पर्सनल गुडविल है वो कंपनी के प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं बनेगा, जो माइल्स कह रहा था, तभी तो उसे जो 2000 पाउंड का जो वर्थ बना दिया था, तो वो नहीं होगा, वो आपका इंडिविजुअली रहेगा। क्योंकि अगर हमने उसको कैपिटल कंट्रीब्यूशन में ऐड कर लिया तो दैट वुड एक्चुअली मीन कि हम डबल कंट्रीब्यूशंस हम पार्टनर्स के इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये वाली चीज़ भी नहीं होगी। और ये केस मेजरली सेक्शन 14 पे ही बेस्ड है एप्लीकेबिलिटी वाइज, जो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म बताता है कि क्या होती है। उसके लिए यू कैन वॉच दिस वीडियो, आई हैव कवर्ड दिस इन डिटेल ओवर हियर। सो आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन दिस केस वेल टू यू ऑल। कोई भी कन्फ्यूजन है आपको, कोई भी डाउट है, आपके कुछ अपने इनपुट्स हैं, कोई चीज़ आई कुड हैव क्लैरिफाइड बेटर, प्लीज़ राइट ऑल दोज things in the comments below and I will answer to them as soon as possible. So stay tuned for the next video जिसमें हम नया केस स्टार्ट करने वाले हैं, and until then happy reading, happy studying and take care of yourselves. Thank you. Bye bye.